जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है मेरे दोस्तों। आज की ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो कि यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम देने वाले सभी क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए है। और आपको बता दें कि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और इस बार 2024 के एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस पूरी टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, एक ही बार में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को आपने देखा पूरी तरह से पूरा डिटेल्स ही क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट में आपको समझा दूंगा, एक एक डेरिवेशन आपको समझा दूंगा कि कहीं पर कोई भी चूक होने वाला नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छे स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यह मैं अगर आपको बताऊं तो यह आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दो स्थितियां होती हैं। इसके लिए मैंने आपको अभी कल ही वीडियो बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा मैंने बताया था, उसके बाद उसका फार्मूला मैंने बताया था। लेकिन अगर वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन में है तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहीं पर क्लियर हो गया था। लेकिन जब अब हम ये चीजें पढ़ेंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति हो तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बातों पर निर्भर करता है, एक होता अक्षीय स्थिति और एक होता निरक्षीय स्थिति। तो दोनों हम सीखेंगे, लेकिन 2024 के लिए ये टॉपिक आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इसीलिए अभी से इसको बढ़िया से सीख लो। अब इसके लिए हमें करना क्या है मेरे दोस्त, इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम अगर आपका बन गया तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप लिख लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव, देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मतलब यह होता है कि सेम चार्ज हो लेकिन साइन अलग अलग हो, आवेश आपके सेम हो, यानी उसकी क्वांटिटी जो होती है अर्थात उसके परिमाण जो होते हैं बराबर हो, लेकिन उसके जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। तो मैंने दो बिंदु आवेश लिया, एक को माइनस क्यू के नाम से रखा और एक बिंदु आवेश प्लस क्यू के नाम से रखा, और इन दोनों लाइनों को अगर हम मिला देते हैं तो यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसे आप ए और बी दो नाम दे सकते हैं बिंदु को। ठीक मेरे दोस्त, हमने इतना कर लिया। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना, ध्यान से समझते चलिएगा। इन यानी क्यू और माइनस क्यू यानी ए और बी के बीच की जो दूरी होगी उसको हमने 2l मीटर रख लिया। ध्यान दीजिएगा, 2l मीटर में यूनिट के साथ चलूंगा। फिर इसके बाद हमने कहा इन दोनों का एक मध्य बिंदु हमने ले लिया O। ठीक मेरे दोस्तों, इस द्विध्रुव के, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर AB के अक्ष, अब दोस्तों यहां एक वर्ड आ गया एक्सिस, और अक्ष की बात अगर हम करें तो अक्ष क्या होता है मेरे भाई, अगर कोई लाइन ऐसे खींची गई है, इस लाइन से होकर ही आप जाते हो तो यही कहा जाएगा कि आप इसी लाइन पर हो, तो यही इसका अक्ष कहलाएगा। मतलब हम यहां तक पूरा आपको क्लियर पॉइंट में नहीं पूरे फुल लाइन में लिखे हैं, तो ये लाइन हुआ और इसी लाइन के सेगमेंट में यानी इसी लाइन के साथ साथ चल रहे हैं, तो वही हमारा कहलाता है कि उसी लाइन की दिशा में या अच्छी स्थिति में होता है। अगर आप इस लाइन से इधर चलते हैं या इधर चलना शुरू कर देते हैं, यानी इस लाइन के ऊपर ऐसे चलना शुरू कर देते हैं या इस लाइन के नीचे चलना शुरू कर देते हैं, तो वो अच्छी स्थिति नहीं होता मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अच्छी स्थिति क्या होता है। तो ए बी यानी ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, इस ए बी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर ए बी के अक्ष से यानी इसी अक्ष पर एक बिंदु P हमने ले लिया। क्या लिया मेरे दोस्तों, एक बिंदु P लिया जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान देना मेरे भाई कि इस बिंदु P पर इस आवेश के कारण यानी बिंदु B पर जो आवेश होगा उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी वो E1 निकलेगी, और जिसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर, यानी इस तरफ मैंने आपको दिखाया तो BP की ओर। अब ध्यान देना है कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है मेरे भाई, ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका है। अब ये आपका हो जाएगा E2। अब आपको एक चीज का ध्यान देना है, ये आपका होगा E2। अब एक चीज का ध्यान देना है कि इसकी दिशा कहां पर है, P से A की तरफ, माइनस आवेश के कारण P से A की तरफ, और इस Q आवेश से यानी B बिंदु पर Q आवेश जो धनात्मक में है, पॉजिटिव है, उसके कारण जो आवेश होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो क्या होगा, वो B से P की ओर होगी। तो इसलिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो यहां पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगा, इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि बिंदु P पर इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अंतर को मैं मान लेता हूं कि वो E है। और यहां पर मैंने ये भी कह दिया कि E1 का मान जो है E2 से बड़ा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम ये काम करते हैं कि बिंदु P पर, जो बिंदु P है, इस बिंदु P का डिस्टेंस बिंदु B से क्या होगा ये तय कर लें, और बिंदु P का डिस्टेंस बिंदु A से क्या होगा ये हम क्लियर कर लें। चलो क्लियर करते हैं मेरे दोस्तों। अब अगर मान लो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से A से B तक की डिस्टेंस 2L था, तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L होगा। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि ये 2 मिलीमीटर है मेरे दोस्त और इसका मध्य बिंदु है, तो जाहिर है कि ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे। चलो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, R है। ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की R है। अब आप बताइए कि अगर यहाँ से हमें P तक की डिस्टेंस लेनी है तो पूरा तो आपका R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, O तक की। अब अगर यहीं से हम इसको काट दें तो किसमें से काटना पड़ेगा, R में से। किसको काटना पड़ेगा, कितनी साइड आपने काटा, देखो कितनी साइज आपने लिया, L की साइड। तो इसका मतलब बिंदु B से P की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, R माइनस L मीटर होगी मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ की बात होगी बिंदु B या आवेश प्लस Q का बिंदु P से डिस्टेंस हो गया। अब हमें देखना क्या है कि माइनस Q आवेश का डिस्टेंस लेना, अर्थात बिंदु A का डिस्टेंस लेना है। कहां से, बिंदु P से। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस ले तो यहां तक तो R जा ही रहा है। ये जो आपका यहां से बिंदु P से O तक की दूरी है वो तो R है ही। अब इधर की दूरी घट रही है, तो इधर की जो दूरी घट रही है मेरे दोस्त, तो इधर की दूरी को आपने L कहा, तो R में आपको क्या करना पड़ रहा है, L को ऐड करना पड़ रहा है। तो ये चीजें आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक, जब तक इस आवेश यानी बिंदु B पर जो आवेश है उसकी P से दूरी नहीं मालूम होगी या A की दूरी नहीं मालूम होगी, तब तक आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, अब इसके लिए हम करेंगे क्या मेरे भाई, अब हम निकाल लेंगे E1 का वैल्यू। तो E1 बराबर अभी कल के फार्मूले में मैंने आपको पढ़ाया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आवेश प्लस Q है तो आप प्लस Q लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब, साइन के साथ नहीं लिखा जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में साइन नहीं, यहाँ पर सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव को डिनोट करने के लिए कहा गया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव और इसकी वैल्यू निगेटिव, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का होना जरूरी है और इसके परिमाण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस हमारा कितना दोस्तों, R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसके बाद हम समीकरण नंबर 1 लिख दिए। इसी प्रकार से अच्छा इसकी दिशा भी लिख लीजिए, एक बार तो मैंने आपको समझा दिया, BP की ओर दिशा क्या होगा, BP की ओर होगा। ये चीज आप विशेष एग्जाम में लिखिएगा। E2 बराबर क्या होगा मेरे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब आपके दिमाग में होगा सर यहाँ माइनस Q था तो माइनस लिख देना चाहिए। नहीं मेरे भाई, यही चीज आपको ध्यान देना, मैंने आपसे कहा ये क्वांटिटी में बराबर है, सिर्फ ये साइन इसलिए लगाया गया कि ये वैद्युत द्विध्रुव हो, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, इसकी दिशा आप लिखेंगे P से A की ओर, यानी PA की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये दिशा लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप दिशा नहीं लिखते हो तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको हमने बताया कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट किया गया, और जो E होता है ये दोनों एक ही अक्ष पर होने के साथ साथ विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं। इसीलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2, जहां पर E1 E2 से बड़ा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 मेरे दोस्त। ठीक है, अब E1 का वैल्यू आप देख रहे होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर है, और फिर ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है मेरे भाई, एंड Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। देख पा रहे होंगे यहां से कुछ चीजें आप कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करने की बात अगर हम कहें तो ये चीजें आप यहां से कॉमन कर सकते हैं। देखिए, तो यहां से आप जब कॉमन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q कॉमन करेंगे तो 1 बटे क्या बचेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका क्रॉस मल्टीपल, यानी पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके और फिर इसका नीचे। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि एक बार अगर A माइनस B का मल्टीपल A प्लस B के साथ हो रहा मेरे दोस्त, तो इसको लिखते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
लेकिन मेरे भाई यही चीज 2 बार है और ये भी चीजें 2 बार है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कहें कि ये चीजें 2 बार है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा सा मिटा लें। चलो देखिए, अब इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं q/4πε0, और जितना मैं नोट कराऊं उतना जरूर आप नोट कर लें। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है, माइनस लिखा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल पावर 2। ये चीजें इतनी क्लियर हुई। अब q/4πε0 ये आप लिखेंगे, ठीक, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ब्रैकेट तोड़ेंगे साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, तो माइनस में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर और प्लस 2rl हो जाएगा। और नीचे आपका क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये चीजें जिसको सिंप्लीफिकेशन आता होगा इस लाइन के बाद या इस लाइन के बाद डायरेक्टली मैं जो अभी लिखूंगा वो लिख सकता है, लेकिन आपको कॉपी मिलेगा इंटर में, तो आप अच्छे से कॉपी लिखिए। ठीक है, चलिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2rl और 2rl, यानी इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, और मैं लिखना चाहूंगा q इंटू 2 और 2, ये 4rl हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई, तो एक चीज का और आपको ध्यान देना, ये E का वैल्यू है मेरे दोस्त, ये E का वैल्यू है जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करेगा। अब आपको ध्यान देना मेरे भाई कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण P बराबर क्या होता है, 2L और Q होता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं मेरे भाई 1/4πε0 एंड Q लिखा, इस 4 को लिख सकते हैं 2L एंड 2R, और बटे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीजें जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा, जब आप लाइन लिखिएगा तो उसमें जरूर लिखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2L होता है। अब यही चीज इसकी जगह पे मैं वैल्यू यहां रखूंगा, तो 1/4πε0 हो गया मेरे दोस्त। फिर क्या हो जाएगा, इस वाले वैल्यू की जगह पे मैं P लिखूंगा, तो 2PR हो जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो डायग्राम मेरे दोस्तों बना था, उस डायग्राम में एक चीज आपको ध्यान में देखने को मिला होगा कि जो L का डिस्टेंस था, ऐसे आपको जो L का डिस्टेंस देखने को मिला रहा होगा, जो ये आपका 2L ये था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L था, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L था। वो R की तुलना में, जो R था बिंदु P पर तक की डिस्टेंस में, इसकी तुलना में ये L छोटा है कि नहीं है। मतलब ये जान लो कि इतना छोटा है कि नगण्य मानते हुए मतलब उसको छोड़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में मैं कहूंगा कि ये चीजें एक लाइन मेंशन करेंगे कि L का मान R की तुलना में नगण्य है या बहुत कम है, अर्थात कह सकते हैं क्या कि L लेस देन स्मॉल r। तो जब L का मान R की तुलना में छोटा है तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और छोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी वैल्यू छोटा हो उसका स्क्वायर किया जाए तो वो और कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं उसको छोड़ दूंगा, यानी 4πε0 तो 2PR, तो यानी यहां से मैं L स्क्वायर को छोड़ दिया, तो L स्क्वायर को छोड़ा तो ये खत्म हो गया, इसको छोड़ दिया तो 2 पे 2 का घात लगेगा तो 4 घात बनेगा कि नहीं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4πε0 और 2P क्या हो जाएगा, 2P/r³, और यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा मेरे दोस्तों, जो आपका आंसर होगा या फाइनली रिजल्ट होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई है, टॉपिक आपको समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और आपकी फिजिक्स की ऐसी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप जरूर बताइए कमेंट में, वो टॉपिक में जल्द से जल्द कराऊंगा। ये ऐसे वीडियो ऐसी टॉपिक है जो 2024 के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।